सोचिए, किसी भी विशाल ढांचे को खड़ा करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? एक सॉलिड ब्लूप्रिंट, राइट? तो चलिए, आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे उन बुनियादी बातों पर गोता लगाते हैं जिनसे दुनिया भर की राजनीतिक व्यवस्थाएं बनी हैं। और फिर हम डिकोड करेंगे कि कैसे इन अलग-अलग आइडियाज को मिलाकर हमारे भारतीय संविधान का वो मास्टरपीस तैयार हुआ, जो आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को चला रहा है। इस पूरे फ्रेमवर्क को अच्छे से समझने के लिए हम सबसे पहले दुनिया के कुछ प्रमुख गवर्नेंस मॉडल्स पर नजर डालेंगे। हम बात करेंगे लिखित और अलिखित संविधान की, संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली के बीच के अंतर की, शक्तियों के बंटवारे की और फ्रांस के उस दिलचस्प मॉडल की जिसे हम अर्ध राष्ट्रपति प्रणाली कहते हैं। और अंत में उस सबसे बड़ी बहस पर आएंगे कि क्या भारतीय संविधान वाकई उधार का थैला है या फिर एक बेहद खूबसूरत पैचवर्क। तो शुरुआत करते हैं शासन के सबसे बेसिक सवाल से कि लिखित और अलिखित संविधान के बीच आखिर क्या फर्क होता है। देखिए, किसी भी देश को चलाने का तरीका इस बात से तय होता है कि उसके सर्वोच्च कानून कैसे लिखे गए हैं। एक लिखित संविधान में सब कुछ एक कोडिफाइड सुप्रीम डॉक्यूमेंट में होता है, जैसे अमेरिका या अपना भारत। यहाँ संविधान ही बॉस है। लेकिन अलिखित संविधान का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वहाँ कुछ लिखा ही नहीं गया है, बल्कि ये समय के साथ धीरे धीरे विकसित होता है। इंग्लैंड को ही ले लीजिए, वहाँ 1215 के मैग्ना कार्टा के ज़माने से सिस्टम बस इवॉल्व ही हो रहा है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? ऐसे सिस्टम में असली पावर संविधान के पास नहीं, बल्कि सीधे संसद के हाथ में होती है। और जब हम कहते हैं कि अलिखित प्रणाली में संसद सर्वोपरि है, तो उसका मतलब क्या है? ये कोट सुनिए। कहा जाता है कि ब्रिटिश संसद इतनी ताकतवर है कि वो एक पुरुष को महिला और महिला को पुरुष बनाने के अलावा दुनिया का कोई भी कानून बना सकती है। मतलब उनकी संसद की ताकत बिल्कुल एब्सोल्यूट है। कोई अदालत उनके बनाए कानून को यूं ही चुनौती देकर खारिज नहीं कर सकती। ये पावर का एक बिल्कुल ही अलग लेवल है। अब दस्तावेज से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सरकार के दो सबसे अहम हिस्से, कार्यपालिका और विधायिका, आपस में कैसे काम करते हैं। यहीं से संसदीय और राष्ट्रपति प्रणालियों का रास्ता अलग होता है। संसदीय मॉडल में सरकार और संसद एक दूसरे से गहराई से जुड़े होते हैं। मतलब अगर आपको मंत्री बनना है तो आपको संसद का सदस्य होना ही पड़ेगा। सरकार सीधे संसद के प्रति जवाबदेह होती है। लेकिन राष्ट्रपति प्रणाली में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वहां शक्तियों का एकदम सख्त बंटवारा है। राज्य का प्रमुख और सरकार का प्रमुख एक ही इंसान होता है और दोनों विभाग अपना अपना काम अलग अलग डिब्बों में रहकर करते हैं। इस बात को इस टेबल से बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। संसदीय व्यवस्था में पावर अक्सर दो हिस्सों में बटी होती है, एक नाममात्र का मुखिया और एक असली पावर होल्डर। जैसे यूके में क्राउन और भारत में हमारे राष्ट्रपति, दोनों ही देश के मुखिया तो हैं, लेकिन सिर्फ नाम के। असली पावर यानी सरकार को चलाने की कमान हमेशा प्रधानमंत्री के हाथों में ही होती है। तो यहां एक बड़ा सवाल उठता है, पावर को किसी एक इंसान या ग्रुप के हाथ में इकट्ठा होने से कैसे रोका जाए। यहीं एंट्री होती है शक्तियों के पृथक्करण की। मशहूर फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू का साफ मानना था कि अगर आप कानून बनाने, उसे लागू करने और उस पर न्याय करने की ताकत, ये तीनों काम किसी एक ही बॉडी को दे देंगे तो तानाशाही आनी एकदम तय है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक ही इंसान को खिलाड़ी, अंपायर और नियम बनाने वाला बना दिया जाए। इसलिए एक स्वस्थ लोकतंत्र में इन तीनों अंगों का अलग अलग होना बहुत जरूरी है। अब भारत की बात करें तो हमारी संसदीय व्यवस्था में सरकार और संसद पूरी तरह अलग तो नहीं हो सकते, क्योंकि वे आपस में गुंथे हुए हैं। लेकिन जब बात न्यायपालिका की आती है तो वहां कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 50 बिल्कुल साफ शब्दों में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग और पूरी तरह स्वतंत्र रखने की गारंटी देता है। पर जरा सोचिए, क्या सिर्फ शक्तियों को अलग अलग कर देना काफी है? बिल्कुल नहीं। ये सिस्टम तभी काम करता है जब इसके साथ चेक एंड बैलेंस यानी नियंत्रण और संतुलन का एक मजबूत फॉर्मूला जुड़ा हो। हर अंग को एक दूसरे पर नजर रखनी होती है, उनकी लगाम कसनी होती है, ताकि कोई भी अपनी हदों को पार करके निरंकुश ना बन बैठे। लेकिन दुनिया का हर देश इन साफ सुथरी कैटेगरीज में पूरी तरह फिट नहीं बैठता। कुछ ऐसे हाइब्रिड मॉडल भी हैं जो इन नियमों को चुनौती देते हैं। फ्रांस इसका सबसे शानदार उदाहरण है। वहां का सिस्टम एक अर्ध राष्ट्रपति प्रणाली है। देखिए कैसे। वहां की जनता सीधे अपना राष्ट्रपति चुनती है और वो राष्ट्रपति अपनी पसंद का प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ये तो हो गए राष्ट्रपति प्रणाली वाले फीचर्स। लेकिन ट्विस्ट ये है कि वहां के मंत्री सीधे संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं, जो कि एक प्योर संसदीय विशेषता है। इस अनोखे कॉकटेल का नतीजा कई बार कोहैबिटेशन या सहवास के रूप में सामने आता है।
इमेजिन कीजिए एक ऐसी सरकार जहां देश का राष्ट्रपति किसी और पार्टी का हो और प्रधानमंत्री बिल्कुल अलग विरोधी पार्टी का। है ना दिलचस्प? इन सब ग्लोबल कॉन्सेप्ट्स को देखने के बाद चलिए अब उस मशहूर बहस पर आते हैं। क्या हमारा संविधान सिर्फ एक उधार का थैला है जिसमें अपनी कोई मौलिकता नहीं है? देखिए, संविधान बनाने वालों ने बिना किसी हिचकिचाहट के दुनिया भर के बेहतरीन मॉडल्स का अध्ययन किया। उन्होंने 1935 के एक्ट से फेडरलिज्म लिया, भारत जैसे विशाल देश को एक साथ रखने के लिए कनाडा से मजबूत केंद्र वाले संघ का आइडिया लिया, राज्यों के बीच तालमेल के लिए ऑस्ट्रेलिया से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म उठाया, यहां तक कि अंतर्राज्यीय व्यापार से जुड़ा आर्टिकल 301 भी वहीं से बिना किसी बदलाव के लिया। लेकिन सुनिए, उन्होंने सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं किया, उन्होंने इन सभी ग्लोबल पुर्जों को भारतीय समाज की जमीन और जरूरतों के हिसाब से एकदम परफेक्शन के साथ ट्यून किया। और हाँ, ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि इसमें कुछ भी अपना नहीं है। इस ढांचे के अंदर कई ऐसे ओरिजिनल प्रोविजंस हैं जो 100% भारतीय हैं। सदियों पुरानी छुआछूत की प्रथा का खात्मा करना हो, जमीनी स्तर पर शासन के लिए पंचायतों की स्थापना हो, या फिर हमारा अपना बिल्कुल यूनिक भारतीय सेक्युलरिज्म, ये वो चीज़ें हैं जो किसी और देश की किताब से नहीं बल्कि भारत की अपनी आत्मा से निकली हैं। तो अंत में हम इसे क्या कहेंगे? क्या ये वाकई एक खूबसूरत पैचवर्क है? देखिए, किसी देश का सर्वोच्च कानून बनाना कोई कॉलेज का असाइनमेंट नहीं है जहां आपको ओरिजिनलिटी के लिए मार्क्स मिलने हों। ये एक देश के सर्वाइवल और लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का सवाल है। इसे सिर्फ एक उधार का थैला कहने के बजाय अगर हम इसे एक खूबसूरत पैचवर्क के रूप में देखें तो हमारा नजरिया ही बदल जाता है। ये अलग अलग धागों से बुनी गई एक ऐसी चादर है जो पूरे देश को बांध कर रखती है। तो क्या दुनिया की सबसे बेहतरीन व्यवस्थाएं वही नहीं हैं जो हर जगह से सबसे अच्छी चीजें लेने का साहस रखती हैं और फिर उन्हें अपनी मिट्टी के रंग में ढाल देती हैं? जरा इस बारे में सोचिएगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।